नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन सरकार के पूरे 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने जहां सरकार की नाकामियां गिनाई है, वहीं महागठबंधन के तमाम दलों ने 1 साल में अपनी उपलब्धियों के बारे में गिनाया है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने एक खास पोस्टर भी राजधानी पटना में लगाया है। इस होर्डिंग्स में लिखा गया है, गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार के 1 साल। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि सचमुच ये महागठबंधन की सरकार है या ठगबंधन की, और 1 साल में इसकी उपलब्धियां क्या रही और कितनी नाकामियां रही। तो हमारे साथ आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी हैं और आइए इनसे बात करते हैं। हेमंत जी, 1 साल पूरे हो गए हैं। हम तो आपका एक्सपर्ट कमेंट्स जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से अगर कोई जवाब मिला है तो वो बिहार से मिला है, और वो गठबंधन बदलने के बाद की यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार ने बीजेपी के खिलाफ जो एकता का जो सूत्र दिया वो पूरे देश में वो मिसाल बना, और पूरे देश में उसको लेकर के उसी के आधार पर वो आगे जाकर के जो इंडिया बना है। तो यह एक बड़ी राजनीतिक अगर उपलब्धि कहेंगे तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक उपलब्धि महागठबंधन की ये है कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने का जो अभियान शुरू हुआ, वह अभियान बिहार से शुरू हुआ, उसका बीज बिहार में पड़ा, और बीजेपी ने जो आज जो प्रतिक्रिया जाहिर की है, जो पोस्टर लगाया गया है उसकी ओर से कि घमंडी ठगबंधन के 1 साल पूरे हुए, और जो पोस्टर है उसके पृष्ठभूमि में वो पूरा लाल रंग से रंगा हुआ, यानी कि रक्त रंजित दिखाया गया है उसको। तो उसमें कि रक्त रंजित बिहार है, और उसमें कि बिहार में गुंडा राज आ गया हुआ है। नीतीश कुमार जब आईने में अपनी शक्ल देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, ये तमाम तरह की बातें बीजेपी की ओर से कही गई है। खासकर जो बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी ने एक तरह से महागठबंधन पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, इन लोगों पर हमला बोला है, और यह भी कहा है कि ये नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो ये सुशासन के प्रतीक थे, और उनके साथ जाने के बाद उनके ही रंग में रंग गए हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की बातें कही गई है कि बिहार में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है, यहाँ अपराधियों का राज है, जंगल राज आ गया है, ये तमाम तरह की बातें कही गई है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं मानता हूँ कि बिहार ने बीजेपी को राजनीतिक चुनौती पेश की है, और इंडिया के गठन में बिहार का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें आप नीतीश कुमार का नाम ले सकते हैं जो उसके सूत्रधार बने। उसमें आप जो महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, खासकर लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, CPIML है, CPI है, CPM है, और उसमें RJD है, तो इन लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बिहार एक दुखती हुई रग है जो उसको हमेशा टीस देती रहती है कि बिहार ने हमारे खिलाफ एक माहौल पूरे देश में बनाया, और एक तरह से मोर्चाबंदी बिहार ने शुरू की, और उसकी वजह से बिहार आज की तारीख में बीजेपी को अपने उन तमाम पुराने लोगों को याद करना पड़ रहा है, एनडीए को भी याद करना पड़ रहा है, जिनको मोदी जी के आने के बाद जिनको भुला दिया गया था। उन तमाम ऐसे लोगों को जिनमें मैं कहूँ कि जिनके जो खुद की ये इससे ऊर्जा से प्रकाशमान नहीं होते हैं, वो मोदी जी से प्रकाशित होते हैं, ऐसे चिराग को भी ला करके जोड़ा गया। यानी कि जो दल हैं उनकी हैसियत ये है कि उनके भीतर में वो ताकत नहीं है कि वो खुद प्रकाशमान हो, लेकिन मोदी जी की ऊर्जा से वो प्रकाशित हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को जोड़ा गया। ये है उनकी मजबूरी थी। जो कहा, जो अंतिम में जिस बार जो बैठक हुई कि 38 दलों की बैठक हुई, 26 के मुकाबले उसका यही प्रचार हुआ था।
तो जो 26 जो जुटे उसमें सब लोग अपनी ही रोशनी से प्रकाशित होने वाले हैं, अपनी ही ताकत से, अपनी ही ऊर्जा से। तो ये मुकाबला जो है एक तरह से बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं जो उसको फ्रंट से लीड करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, या उनके लीडरशिप में जो लोग भी हैं, तो उनके लिए बिहार एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है। इसलिए बिहार पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होकर के बीजेपी हमला कर रही है। और राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं कि अगर जवाब अगर मिल रहा है तो यहाँ से लेफ्ट से मिल रहा है, सीपीआईएमएल से मिल रहा है। अभी मैं देख रहा था आरजेडी का बयान, आरजेडी के बयान में कुछ जो उनके जो प्रवक्ता का बयान है, लालू यादव या इनका तेजस्वी यादव का बयान मैंने नहीं अभी देखा है, लेकिन जो उनके प्रवक्ताओं का जो बयान आया है उसमें गिनाया गया है कि कितनी हमने नौकरियां दी, क्या क्या बना, ये बना वो बना। तो ये राजनीतिक जवाब नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से जवाब इसमें सीपीआईएमएल ने दिया है कि बीजेपी को चुनौती राजनीतिक रूप से महागठबंधन ने दी है, बिहार ने चुनौती दी है। और उसका सबसे बड़ा नमूना है कि इनके खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता जो है वो एक तरह से एक शक्ल में बन करके इंडिया बन करके सामने आया है। और इनको आगे के चुनाव में इनको हम सत्ता से बाहर करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। देश में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोगों की बोलने की आज़ादी छिन गई है, और अगर आप बोलते हैं तो कब जेल चले जाएं कोई नहीं जानता। ऐसे में बिहार सूत्रधार बना है और इंडिया का निर्माण हुआ। ये हेमंत जी ने कि जैसा बताया कि ये सबसे बड़ी मतलब महागठबंधन की उपलब्धि है। और एक सालों के अंदर जो आपने कहा कि आरजेडी के प्रवक्ताओं ने गिनाया कि नौकरियां देने की उन्होंने दावे किए हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। कहा जा रहा है कि टीचरों की नियुक्ति होगी, उनको राजकर्मी का भी दर्जा दिए जाने की बात है। हेमंत जी, अगर उपलब्धि को आके जिस तरह से, या फिर क्राइम की बात करें कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आज प्रतिपक्ष के नेता जो हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि नरसंहार करने वाले, नरसंहारों को पालने, नरसंहारकर्ताओं को पालने वाले लालू यादव की गोद में बैठ गए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने सीधा सीधा कुछ इसी तरह की बात कही है। तो क्या सचमुच बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है? देखिए, ये जंगल राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये तो बिहार के आम आवाम को ये पता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जंगल राज इसीलिए है कि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती बिहार ने दी है, जिसकी कल्पना ये नहीं कर पा रहे थे। इनको ये लग नहीं रहा था कि राजनीतिक रूप से हमें चुनौती मिलेगी। जब विपक्षी दलों की को एकजुट करने की जब चर्चा शुरू हुई, जो बिहार से शुरू हुई, नीतीश कुमार पर केंद्रित होकर के शुरू हुई, तो उस समय इसका मजाक सबसे ज़्यादा बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की ओर से, आरएसएस की ओर से, उसके लोगों की ओर से इसका मजाक बनाया जा रहा था कि ये असंभव है। लेकिन वो धीरे धीरे कैसे संभव हुआ? पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, वहाँ इंडिया बना, उसके बाद वो अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रही है। तो ये बिहार जो है उनके लिए राजनीतिक, मैं जो कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती पेश किया, और महागठबंधन की यह एक बड़ी उपलब्धि है राजनीतिक रूप से। बाकी बातों के बारे में सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है सड़कें बनाना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इन मोर्चों पर सरकार की आलोचना, सरकार की परीक्षा हो सकती है, उसमें उससे कोई परहेज नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देश का माहौल ये बना है कि देश में एक ऐसी ताकत देश की सत्ता पर काबिज है जो कि पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस पार्टी ने ये नरसंहार, सांप्रदायिक दंगों के दौरान महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को, आरोपित दोषी बलात्कारियों को जेल से मुक्त करा करके उनका महिमा मंडन किया, उनकी आरती उतारी, और उनको एक तरह से रोल मॉडल के रूप में घुमाया गया। ये पहली बार हुआ। मैं समझता हूँ कि इतनी निर्लज्ज राजनीतिक पार्टी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है जो ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन करती है, जेल से उसको छुड़वाती है, आरोप सिद्ध, उनको सजा हो चुकी थी। और तो ये एक तरह से क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? ये जो एक तरह से कहा जाता है ना कि आप किसी एक समुदाय के खिलाफ
किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ आप जब माहौल बनाते हैं तो ऐसे ही कारनामे आप करते हैं। आप देखेंगे कि आप मोदी जी पूरे देश में, देश दुनिया में बहुत डंका बजाते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। जब वहाँ विदेश जाते हैं तो कहते क्या है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, वहाँ गांधी का नाम लेते हैं और यहाँ गांधी की तस्वीर लगा करके उस पर गोली दागने वाले लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। तो ये जो इनका फ़र्क है वो उसको बिहार ने चुनौती दी है राजनीतिक रूप से कि इनको सत्ता से हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये देश को एक तरह से गृह युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा, और उन्होंने करके दिखाया। 42 SIT बनी है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी एक राज्य में 3 महीने से ऊपर से हिंसा चल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। गृह मंत्री वहाँ जाते हैं, 5 दिनों तक बैठ कर के चले आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री दुनिया भर का गप और डींग मारते हैं, लेकिन मणिपुर का माँ भी उच्चारित नहीं करते हैं, संसद में आकर जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में आप समझिए कि क्या आप नूह में क्या हुआ, नूह में कोर्ट को कहना पड़ा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप इथनिक क्लिंजिंग करना चाह रहे हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ उसका, आप जाति और समुदाय देख करके सफाया कर रहे हैं, आप लोगों का घर चुन चुन करके ढा रहे हैं। एक घर जो है वो अवैध हो गया, अब बगल में दूसरे का घर है तो वो वैध है। ऐसा कहीं अवैध और वैध होता है क्या? अगर अतिक्रमण है तो किसी सड़क पर तो तमाम घर अतिक्रमण में आएगा, उसके अगल बगल का घर एक चुन चुन करके मुसलमानों का घर अतिक्रमण में हो जाएगा, अब बगल में दूसरे का घर है वो अतिक्रमण में नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो स्थिति पैदा की है इन्होंने, ये पूरे देश को गृह युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं, नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। ये इसको चुनौती बिहार ने दी है, और बिहार इसीलिए इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि दुखती हुई रग है, और वो बिहार इनको हमेशा सोते हुए में भी जगाता रहता है। इसीलिए ये बिहार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में अपराधियों का राज है। ये 17-16 सालों से लगातार नीतीश कुमार के साथ ये सरकार में रहे हैं। कुछ अवधि को अगर छोड़ दिया जाए तो ये किस मुंह से ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है? तो बीजेपी जो दावा करती है वो दावे और हकीकत में फ़र्क होता है कि जैसा कि हेमंत जी ने मणिपुर नूह का उदाहरण दिया, आज संसद में राहुल गांधी ने हेमंत जी ये तक कह दिया कि आप देश पर केरोसिन तेल छिड़क करके उसे जला रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं, हमारी भारत माता जल रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मतलब जो देश की स्थिति है वो ठीक नहीं है, और शायद इसी स्थिति को देखते हुए जो है नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया। सीएम नीतीश बार बार कहते भी हैं कि देश का इतिहास बदला जा रहा है, तमाम बातें वो बोलते हैं कि क्या क्या कारगुजारियाँ जो है बीजेपी कर रही है। हम बात कर रहे हैं हेमंत जी बिहार के महागठबंधन की 1 साल की। तो अगर कहा जाए कि मतलब बिहार में उपलब्धि का जिस तरह से बीजेपी कहती है कि कोई उपलब्धि नहीं है और जंगल राज, देखिए मैं बताता हूँ योगेश जी, बिहार सरकार की, महागठबंधन सरकार की और नीतीश कुमार की का अगर सबसे बड़ा अगर फेलियर है बिहार में तो ये है कि प्रशासन आज की तारीख में भी वो सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ है, उसको ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में जो हिंसा हो रही है, अगर कहीं भी बिहार में अगर अपराध अगर बढ़ा है तो उसके लिए यहाँ का प्रशासनिक तंत्र जिम्मेवार है, और उस पर नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा रहे हैं। वह सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ है, और उसको ठीक करने के लिए आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी की ओर से या बीजेपी के नेताओं के जरिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए और दूसरे कर्मचारी नियुक्त किए गए, कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक रंग, मैं कह रहा हूं कि जो कम्युनलाइजेशन जो प्रशासनिक तंत्र का जो हुआ,
बीजेपी के रिजीम में, बीजेपी के इनके साथ रहते हुए उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसको ठीक करेंगे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैं यह मानता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ प्रशासन का वो कम्युनलाइजेशन हुआ, और उसको ठीक आप नहीं करेंगे तो ये इसमें बीजेपी को जो बोलने का जो मौका मिलता है वो मौका मिलते रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो यहाँ ये बारसोई की जो घटना हुई, वहाँ जो फायरिंग हुई, वहाँ के जो तथ्य आ रहे हैं, जो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो दिखाया गया, वो बाद में ये पता चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है वो गोली नहीं चला रहा है, लेकिन वहाँ जो घटना, वहाँ पुलिस की गोली चली है, पुलिस ने एक तरह से लोगों को मारने के लिए गोली चलाया है। तो आखिरकार किस माइंडसेट से वहाँ काम हो रहा है? वहाँ आपको मैं एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ, अपनी बात की पुष्टि के लिए एक घटना का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपका प्रशासन संवेदनशील है तो वो लोगों की समस्याओं को लेकर के उसके साथ कैसे डील करेगा। एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और एक तानाशाही वाला तरीका होता है कि आप सीधे लोगों को गोली मार दीजिए जो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जो आपका विरोध कर रहा है। एक तरीका होता है कि आप लोगों को समझाइए, लोगों से बात कीजिए। तो वहाँ हुआ क्या? वहाँ तो प्रशासन की पूरी जानकारी थी प्रशासन के पास, लेकिन वहाँ अगर आरोप लग रहा है कि वहाँ का डीएसपी, वहाँ का एसडीएम, उन लोगों ने लोगों को के साथ डील करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कोई तैयारी नहीं की। बस जब वहाँ भीड़ उग्र हुई, भीड़ जो वहाँ अशांत हुई, भीड़ हिंसा पर उतरी, तो आपने सीधे किसी के माथे में गोली मारी, किसी के सीने में गोली मारी और हो गया तमाशा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से प्रशासन को बाहर निकालने के लिए आपको बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन लोग जो हैं वो जन विरोधी माइंडसेट रखने वाले अफसर हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो है इस पर काम करने के लिए आपको अपने महागठबंधन के लोगों के साथ डायलॉग में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका ग्राउंड रियलिटी उनसे लेना पड़ेगा। आपके पास क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म आपके पास है, आप अफसरों से तो फीडबैक लेते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक सहयोगियों से आप कितना फीडबैक लेते हैं? ये यहाँ शिकायत रही है आपके राजनीतिक सहयोगियों की कि बड़े फैसले लेने में उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये इस मोर्चे पर ये इनका फेलियर है। अगर इसको ये ठीक करेंगे तो आपको राय लेनी पड़ेगी अपने सहयोगियों से, उनसे राय मशविरा करके बड़े फैसले लेंगे। ग्राउंड रियलिटी, जो ज़मीन पर क्या हो रहा है, बिहार के गांव देहात में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, उसका एक पैरेलल अगर फीडबैक आपके पास नहीं होगा, जो फीडबैक प्रशासन का होता है, जो फीडबैक पॉलिटिकल लोगों का होता है, वो दोनों के बीच से आप कोई रास्ता निकालेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्सेज है। इसको अगर ये ठीक करेंगे तो ऐसे इस लिहाज से काम करने वाला कोई भी प्रशासन हो जिसके पास दोनों तरह का फीडबैक होता है और उस फीडबैक के बीच से जो कुछ निर्णय लेता है, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा कामयाब होता है। जी, ज़्यादा कामयाब होते हैं। और ऐसे भी बीजेपी आरएसएस पे ये आरोप लगता है कि सत्ता में बैठते ही सबसे पहला काम वो अपने शुभचिंतकों को जो है अच्छे जगहों पर बिठाने का काम करते हैं। और हेमंत जी का इशारा उसी ओर है कि जब तक ये लोग उन लोगों को चिन्हित नहीं करेंगे जो सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, तब तक अपराध के मसले पर जो है सरकार सफल नहीं हो पाएगी, सरकार अपराध रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल हेमंत जी ने जो कहा कि 1 साल की महागठबंधन की सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी के खिलाफ इंडिया को खड़ा कर देना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।